सुप्रीम कोर्ट का माहौल टेंस था और शुरुआत से ही ये क्लियर हो गया था कि सीजे सूर्यकांत काफी गुस्से में दिख रहे हैं। टोन शार्प थी, इंटरप्शंस फ्रीक्वेंट थे और एक अंडरलाइंग फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, स्पेशली जब वेस्ट बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का मैटर उठा। ये वही बेंच थी जिसमें सीजे सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपिन एम पंचोली भी शामिल थे और लग रहा था कि कोर्ट किसी भी तरह की हाफ बेक्ड या रश्ड जुडिशियल एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं करेगी, स्पेशली अब इस केस में जब जुडिशियल ऑफिसर्स को काम पर लगाने के बाद एक न्यूज ये भी आई थी कि उन्हें घेर लिया गया था। तो इशू सिंपल नहीं था बल्कि डीपली पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस वाला था, क्योंकि बात हो रही थी इलेक्टोरल रोल से नाम हटाए जाने की, और वो भी लैक्स में नहीं बल्कि मिलियंस में। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने एक स्टार्क पिक्चर प्रेजेंट की। बताया कि लगभग 60 लाख लोगों के नाम इलेक्टोरल रोल से हटाए गए हैं और उनमें से जुडिशियल ऑफिसर्स ने अराउंड 59 लाख केस डिसाइड कर दिए हैं। ये अपने आप में एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एक्सरसाइज है, जिसे सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने एक्नॉलेज भी किया। कहा कि द जुडिशियल ऑफिसर्स हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटेड एज ओवर 60 लाख केसेस हैव बीन डिसाइडेड बाय देम। लेकिन इस अप्रिसिएशन के साथ ही एक सीरियस कंसर्न भी सामने आया। अवेलेबल डेटा के मुताबिक 40 लाख केसेस में से सिर्फ 55% लोगों का इंक्लूजन हुआ है, मतलब 24 लाख लोग वापस लिस्ट में आए, जबकि 45% यानी करीब 20 लाख लोग परमानेंटली एक्सक्लूड हो गए। ये नंबर कोर्ट के सामने एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक के रूप में रखा गया। सीनियर एडवोकेट दीवान ने एम्फेसिस दिया कि द रिजेक्शन रेट अपीयर्स टू बी वेरी हाई डिस्पाइट द जुडिशियल सेफगार्ड्स। दीज वर मैप्ड इंडिविजुअल्स, यानी ये रैंडम या अनआइडेंटिफाइड लोग नहीं थे बल्कि ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड और मैप्ड सिटीजन्स थे, जिनके नाम फिर भी हटा दिए गए और सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई जब ये बताया गया कि लगभग 7 लाख अपील्स ऑलरेडी फाइल हो चुकी है और भी लाखों अपील पाइपलाइन में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपेलेट ट्रिब्यूनल अभी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। इसी पॉइंट को स्ट्रेंथन करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि अपेलेट ट्रिब्यूनल्स को कम से कम इंटरिम रिलीफ देना चाहिए उन लोगों को जो प्राइमा फसाई गलत तरीके से एक्सक्लूड हुए हैं। उनका कहना था कि अगर किसी का केस स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो ट्रिब्यूनल उन्हें टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है ताकि वो इलेक्शंस में वोट कर सके। ये आर्ग्यूमेंट फंडामेंटली नेचुरल जस्टिस और वोटिंग राइट्स के प्रोटेक्शन पर बेस्ड था, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड काफी फर्म था। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने सीधा पॉइंट उठाया कि इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्टोरल लिस्ट को कहीं ना कहीं फ्रीज करना ही पड़ेगा। कहा कि ट्रिब्यूनल्स विल गो ऑन हियरिंग एंड वी डू नॉट वांट टू रश इट, बट वी नीड टू फ्रीज द लिस्ट समवेयर। ये क्लासिक जुडिशियल बैलेंसिंग एक्ट था, जहाँ एक तरफ इंडिविजुअल राइट्स हैं और दूसरी तरफ इलेक्टोरल सर्टेनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी। कोर्ट का कंसर्न ये था कि अगर प्रोसेस को इनडेफिनेटली ओपन रखा गया तो इलेक्शन प्रोसेस ही डीरेल हो सकता है। इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए सीजे सूर्यकांत ने भी क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपेलेट ट्रिब्यूनल्स पर कोई डेडलाइन इंपोज नहीं करेगा। कहा वी विल लीव इट टू द अपेलेट ट्रिब्यूनल्स, और ये एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन था क्योंकि इसका मतलब है कि कोर्ट ने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो स्टेज पर माइक्रो मैनेज नहीं करेगी। इसके पीछे रीजनिंग ये था कि ट्रिब्यूनल्स में जो जजेस हैं वो एक्सपीरियंस्ड फॉर्मर चीफ जस्टिसेस और जजेस हैं और उन्हें अपना काम इंडिपेंडेंटली करने दिया जाना चाहिए। अब कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए। उन्होंने डायरेक्ट किया कि एक कमेटी बनाई जाए जो 19 अपेलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर डिजाइन करे। ऑर्डर में कहा गया कि वी रिक्वेस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट अ टीम ऑफ 3 फॉर्मर सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिसेस और जजेस हु शैल प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर which will be mandatorily followed by all 19 tribunals uniformly। अभी डायरेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, जिससे इनकंसिस्टेंसी और कंफ्यूजन का रिस्क था। हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने एक और ग्राउंड रियलिटी हाईलाइट की जो प्रोसेस को स्लो कर रही है। उन्होंने बताया कि मालदा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां 8 लाख ऑब्जेक्शंस आए थे वहां भी सब डिसाइड हो चुका है डिस्पाइट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज लाइक घेराव। लेकिन एक टेक्निकल बॉटलनेक है जो काफी डिले क्रिएट कर रहा है और वो है रियल टाइम ई सिग्नेचर्स अपलोड। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि a bottleneck which has emerged is the real-time e-signatures upload, which is affecting timely closure। एक रिमाइंडर है कि लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज में टेक्नोलॉजी भी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बन सकती है। इसके अलावा जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक और क्रिटिकल इशू रेज किया जो डायरेक्टली अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के राइट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कई केसेस में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड नहीं हुए और लोगों को रिजेक्शन का प्रॉपर रीजन भी नहीं दिया गया। Whoever makes an appeal has raised a grievance that they don't know the reason। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के
अगेंस्ट है, क्योंकि अगर आपको रीजन ही नहीं पता तो आप इफेक्टिवली अपील कैसे करोगे। अब कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस कंसर्न को एड्रेस किया और कहा कि जो लोग अग्रीव्ड है वो अपेलेट ट्रिब्यूनल्स के सामने ये इशू रेज कर सकते हैं। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स को ये भी कहा कि वो रिविजिट द फुल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग रीजंस गिवन बाय जुडिशियल ऑफिसर्स और अपना इंडिपेंडेंट प्रोसेस डेवलप करे एडजुडिकेशन के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क सेट किया लेकिन डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ट्रिब्यूनल्स पर छोड़ दिया। इस बीच एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से दिया। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो लोग अप्रैल 21 तक ट्रिब्यूनल से क्लियरेंस ले लेते हैं उन्हें इलेक्शंस में वोट करने दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस सजेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि अपील इज एन एडजुडिकेटरी प्रोसेस और नेचुरल जस्टिस अपील्स विल क्रॉस लैक्स 19 ट्रिब्यूनल्स पुट ऑन डेडलाइन विल क्रिएट केओस। यानी कोर्ट का क्लियर स्टैंड था कि प्रोसेस को आर्टिफिशियली कॉम्प्रेस करना और डेडलाइंस इंपोज करना केओस क्रिएट करेगा जो अल्टीमेटली जस्टिस के अगेंस्ट होगा। अब हियरिंग का एक ड्रामेटिक मोमेंट तब आया था जब सीनियर एडवोकेट बंदोपाध्याय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सक्लूजन कमीशन ऑफ इंडिया कह दिया। एक पॉलिटिकली चार्ज्ड रिमार्क था जिसमें उन्होंने इम्प्लाई किया कि कमीशन का रोल इंक्लूसिव नहीं बल्कि एक्सक्लूजनरी हो गया है। इस पर तुरंत रिस्पॉन्स आया सीनियर एडवोकेट DS नायडू की तरफ से, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मौजूद थे और जिन्होंने शार्पली कहा कि लेस सेड द बेटर अबाउट यू। अब कोर्ट रूम का टेम्परेचर इस एक्सचेंज के बाद और भी बढ़ गया और ये क्लियर था कि मैटर सिर्फ लीगल नहीं बल्कि पॉलिटिकल अंडरटोन से भी भरा हुआ है। तो ओवरऑल पिक्चर ये इमर्ज होती है कि सुप्रीम कोर्ट एक डेलिकेट लाइन वॉक कर रही है। एक तरफ मिलियंस ऑफ वोटर्स के राइट स्टेक पर हैं, जहां 20 लाख लोग एक्सक्लूजन फेस कर रहे हैं इवन आफ्टर एडजुडिकेशन। दूसरी तरफ इलेक्शंस की इमीडिएसी है, जहां सर्टेनिटी और फाइनलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि वो प्रोसेस को रश नहीं करेगी, डेडलाइंस इंपोज नहीं करेगी और ट्रिब्यूनल्स को ऑटोनॉमी देगी। साथ ही यूनिफॉर्मिटी एंड प्रोसीजरल फेयरनेस इंश्योर करने के लिए कमेटी का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो ये है कि कोर्ट ने एक बैलेंस्ड बट कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट किया है। वो ना तो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस को कंप्लीटली ओवरराइड करना चाहती है, ना ही इंडिविजुअल ग्रीवांसेस को इग्नोर करना चाहती है। लेकिन इस बैलेंसिंग एक्ट का रियल इम्पैक्ट ग्राउंड पर तभी दिखेगा जब अपेलेट ट्रिब्यूनल्स एफिशिएंटली और फेयरली काम करे और वो 20 लाख लोग जिनके नाम अभी भी बाहर है उन्हें सच में एक फेयर चांस मिले अपनी आवाज वापस पाने का। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।